आज की कहानी का नाम दोस्तों है विनाशदूत। ये विनाशदूत पार्ट 2 का भाग है। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग विनाशदूत पार्ट 1 देखें। कांगा की आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी। कांव कांव, देवा को पकड़ने और ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, फिर चाहे वो अमृत ही क्यों ना चख चुका हो। अरे ओह, ये तो मर चुका। गिरीश आखिरी हिचकी के साथ लाश में बदल चुका था। इधर विजयनगर के आकाश पर सूर्योदय से कुछ ही समय पूर्व वो तंत्रयान मंडरा रहा था। चीला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम इतने बड़े शहर में उस धूर्त मानव की खोज कैसे करेंगे। उसी का इंतजाम कर रहा हूँ बाजराज। बाजदंड से पैदा हुआ इस तंत्र बाज की गति और तीव्र दृष्टि का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं बाजराज की ये सिर्फ 15 सेकंड में ही पूरे शहर को न सिर्फ चक्कर पूरा कर लेगा, नहीं आएगा, बल्कि अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से ये भी पता लगा लेगा कि शहर में चप्पे चप्पे पर जासूसी के लिए किस चीज़ का प्रयोग अधिक सुविधा के लिए कर सकता है। हाँ, पर ध्यान रहे, किसी निर्दोष की जान पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। मगर जब हमारे पास तंत्रबाज है तो फिर तुम्हें किसी और जासूस की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है बाजराज, क्योंकि तंत्रबाज की आंख हमें किसी चलचित्र की तरह इस इमारत के सीधे गए खींचे चित्र दिखाएगी और विजयनगर की 80 लाख की आबादी में सिर्फ एक मानव को तंत्रबाज की आंखों में खोजना लगभग नामुमकिन है। तंत्रबाज जो चित्र लेकर आया उन्हें मैं अपने मानस पटल पर देख रहा हूँ। तंत्रबाज के रूप में चीला के मस्तिष्क के इर्द गिर्द छितराई किरणें वापस बाजदंड में समा गई। उन चीज़ों को पता चल गया है बाजराज, जिन्हें मैं अपने जासूसों के रूप में इस पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर आदमी की तलाश में लगा दूंगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ की प्रत्येक इमारत में मौजूद है। चीला के बाजदंड से निकली किरणों से सारा शहर नहाता चला जा रहा था, जबकि इधर वो स्टीमर तीव्र गति के साथ समुद्र का सीना चीरता आगे बढ़ा जा रहा था। रोको, यही जगह है। देवा साहब, ये खतरनाक शार्कों का क्षेत्र है। पानी में उतरना आत्महत्या साबित होगा। उसकी बात पर ध्यान देते हुए देवा ने गोताखोरी की पोशाक पहनने में एक क्षण का भी विलंब न किया। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं जब तक न आऊं तुम यहीं पर रहना। और तभी बला हवा में से सरसरा कर आई, काऊ, तुम भी यहीं पर रहोगे देवा? तुम भी अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे? उसे देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा था देवा। तुम? हाँ, मुझे पता है शैतान कि तू बोतल लेने यहाँ पर आएगा, और इसलिए मैं यहीं रहकर तेरा बड़ा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। कांगा की भाषा को समझ पाना देवा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही था, मगर देवा ये समझ गया था कि अब उसे छुटकारा पाए बिना वो अपनी तलाश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कांव, पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। देवा मेढक की तरह उछलकर पीठ की ओर से कांगा से जा टकराया। ऑक्सीजन सिलेंडर की चोट जरूर लगेगी इसे। फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हो गया देवा और पंख फड़फड़ाए उठी कांगा का सीधे जाकर टकराई देवा के चेहरे से। तुझे एक निर्दोष की हत्या की सजा तो भुगतनी ही होगी देवा, और ना जाने कितनी चोरियां और अपराध भी तूने किए होंगे। उन सब की सजा ही तुझे कांगा एक साथ ही देगी। इस बार खूंखार भाव चेहरे पर लिए देवा उछला खड़ा हो गया। देवा, चाकूबाज को अब किसी का डर नहीं। यह देख, अब मेरे चाकू होंगे और तेरा जिस्म के टुकड़े। काऊ, देवा चाकूबाज था। चाकू और उन्हें चलाने के कौशल की उसके पास कोई कमी नहीं थी, और ना ही कांगा के पास उन चाकुओं से बचने के हुनर की। स्टीमर का चालक उस रोमांचकारी जंग को स्तंभ सा खड़ा देख रहा था। इस कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समुद्र की मछलियां तेरे जिस्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। समुद्र की मछलियों का भोजन कौन बनेगा, ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
रस्सी के एक झटके से कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से निकल गई और कांगा की ठोकर से वह खुद ही समुद्र में जाते जाते बचा। इस बार कांगा देवा की पीठ पर टंगे ऑक्सीजन सिलेंडर पर झपट पड़ी। इसकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टंगा है। ऑक्सीजन और आग एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। ये बात आज भी साबित हो जाएगी जब मैं इस स्टीमर के हेडलाइट के बल्ब को तोड़ दूंगी और उसमें पैदा हुई चिंगारी से आग भड़क जाएगी। मगर इससे पहले कि सिलेंडर से विस्फोट हो जाता, देवा बाज की फुर्ती के साथ समुद्र में कूद गया। ये आग मुझ पर तो नहीं सकती, मगर झुलझुलाकर मेरी त्वचा को जरूर खराब कर सकती है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी देवा, तेरा कोई इंतजाम करके रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमृत पीकर तू अब अमर हो चुका है। इंसान मौत से डरकर ही कोई पापों से बचा रहता है, लेकिन अगर उसे मौत या सजा का खौफ ही ना रह जाए तो वह खुद दूसरों के सिर पर मौत बनकर मडरा सकता है। मैं तुझे दूसरों के सिर पर मौत बनकर मडराने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगी। देवा ने कांगा की पकड़ से छूटने के लिए अपनी टांग को सिकोड़कर उसका शक्तिशाली प्रहार कांगा के चेहरे पर किया। तड़ाक! उसके बाद देवा पानी में तैरता हुआ कांगा पर झपटा। तूने यहाँ आकर भूल कर दी क्रोगल, क्योंकि पानी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने पानी के फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन से बचाने के लिए साथ रखा था। और देवा ने कांगा की गर्दन पकड़ ली। मगर तेरे लिए पानी घातक साबित होगा, क्योंकि यहाँ तू ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। पानी में ज्यादा देर तक रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कांगा ने पूरी शक्ति के साथ अपने नाखूनों को उसकी बाजू पर गड़ा दिए, मगर तब भी देवा का शिकंजा ढीला न पड़ा। देवा के जिस्म पर जो जख्म मैं दे रही हूँ वह वही मुझे उसके शिकंजे में छुड़ाएंगे। कांगा के कथन को सही सिद्ध कर रही थी खून की गंध पर और तेज गति से बढ़ी आ रही थी वे शार्कें, जिन्हें बढ़ते देख देवा की आंखें भी भय और आश्चर्य से फैल गईं। शार्कें, ये शार्कें तो मेरे लिए भी खतरा हैं, मगर अब शार्कों के कारण बट गया इसका ध्यान का लाभ उठाने में मैं नहीं चूकूंगी। इसकी पकड़ से छूटते ही मेरे लिए पानी से निकलकर शार्कों से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं। मगर देवा के लिए ऐसी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली थी। नहीं, शार्कें मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोचकर खा जाएंगी, और जब जिस्म ही नहीं रहेगा तो मेरे अमर होने का क्या लाभ होगा। देवा के तैरने की गति शार्कों के तैरने की गति से अधिक नहीं हो सकती थी। नहीं, बीसियों शार्कों में पानी में खलबली मचाते हुए देवा के जिस्म से ज्यादा मांस नोच लेने की जैसे प्रतियोगिता सी छिड़ गई। देवा की तो चीखें भी निकल पाई। पलक झपकते ही उसके अमर जिस्म के टुकड़े ना जाने कितने ही मछलियों के जबड़ों के भूख के शिकार हो गए। किनारे की तरफ उड़ी जाती कांगा की तीक्ष्ण आंखों ने समुद्र का हिस्सा खून के ऐसे लाल होते देखा जैसे कि खून का भरा हुआ कोई गुब्बारा फोड़ दिया गया हो। टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी अगर देवा की उसका जिस्म मिल जाए तो अमर होने के कारण उसका क्षतिग्रस्त जिस्म भी शायद फिर से जीवित हो उठेगा। मगर फिलहाल उसकी तरफ से किसी को कोई खतरा नहीं। तभी वहाँ पुलिस सायरन गूंज उठा। ओह, पुलिस स्टीमर पर मौजूद स्टीमर चालक ही पुलिस को बुला लाया होगा। वैसे भी अब यहाँ रुके रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अमर जल की बोतल के बारे में जानने वाले दोनों ही शख्स मारे जा चुके हैं। मेरे लिए भी अब उस बोतल की खोज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अमर जल पीकर मौत को हमेशा के लिए जीत लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। इधर आकाश में गहरी हलचल थी। शीला, तुमने जो तंत्र किरणें इस शहर पर बरसाई हैं उससे मुझे तो शहर में कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रही। निश्चित रूप से हलचल मचनी शुरू हो चुकी होगी। बाजराज, हलचल आश्चर्य रूप से आरंभ हो चुकी थी। तंत्र किरणों के प्रभाव से जैसे वे खिलौने जीवित हो उठे थे।
लेकिन वह दृश्य केवल उसी जगह प्रस्तुत नहीं हो रहा था, बल्कि शहर के जिस भी स्थान पर जहाँ भी खिलौने थे वही प्रस्तुत हो रहे थे। जाग उठा था डायनासोर जीवित होकर, बैटमैन स्पाइडरमैन सक्रिय हो चुका था, सुपरमैन एक्शन में आ चुका था, रोबो टैंक कहीं गोला दागने की तैयारी तो नहीं कर रहा, और भूत डॉल क्या करने वाली थी। टॉय सेंटर का रखा एक एक खिलौना ऐसे जीवित हो उठा मानो खिलौने की पूरी दुनिया धरती पर आबाद हो गई हो। अगर उस वक्त टॉय सेंटर खुला होता और शायद इस भूतिया करिश्मा को देखकर सबकी आंखों ने देखा होता तो सबकी सांसें रुक गई होती, मगर उड़ी जाती कांगा की निगाहों ने उस विचित्र करिश्मे को ताड़ लिया था। उसकी आंखें घोर आश्चर्य से फैल गई थीं। ये तो खिलौने हैं, मगर ये अपने आप कैसे चल रहे हैं। उस पल वह तीव्र गति के साथ नीचे झुक गई, वरना वह तेज रफ्तार जेट खिलौने उसके चेहरे से आ टकराता। इन खिलौने के अपने आप चलने से पड़ने से पीछे जरूर कोई रहस्य है। अरे वह क्या है? ये तो कोई अदृश्य यान है। इससे कुछ रेंज निकलकर इमारतों पर पड़ रही हैं। कहीं ये सारी गड़बड़ इसी कारण तो नहीं फैल रही। कांगा के संदेह का पक्का होने लगा था। ओह, उस इमारत की खिड़की से भी खिलौने बाहर जंप कर रहे हैं, यानी कि उस विचित्र अदृश्य यान से निकली तरंगें खिलौने को जीवन दे रही हैं। निसंदेह उस यान में मौजूद लोगों का उद्देश्य खतरनाक होगा। मुझे उसे रोकना होगा। जबकि उधर यान में बाजराज, वो देखिए, मेरी तंत्र शक्ति से खिलौने जासूस बनकर सड़कों पर भी निकल आए हैं। ओह, तो ये हैं वो जासूस। लेकिन अगर इन्हें किसी ने इस प्रकार चलते देख लिया तो शहर में आतंक फैल जाएगा। इसलिए तो मैंने इन्हें दीर्घ किरणों का प्रयोग कर दीर्घाकार नहीं दिया, मगर मुझे उम्मीद है बाजराज की शायद इससे पहले कि ये अपना काम खत्म कर लेंगे। हाँ, सुबह होने पर शहर में यहाँ वहाँ फैले पड़े खिलौने मिलने पर हैरानी जरूर मिलेगी। लेकिन तुम इससे सूचनाएं एकत्रित कैसे करोगे? इन सब खिलौनों का संबंध मानव यंत्र किरणों के जरिए मेरे मस्तिष्क से जुड़ चुका है। जिस प्रकार तंत्रवाद से मैंने सूचनाएं एकत्रित की, उसी प्रकार इन सब खिलौनों से भी सूचनाएं एकत्रित करूंगा। ये जो कुछ भी देखेंगे वो सब चित्र मेरे मस्तिष्क में बनते चले जाएंगे। फिर मैं उस आदमी की खोज अपने आप कर लूँगा। अरे, ये यान के सामने अचानक कौन आ गया? काऊ, यान को उससे बचाओ वरना यान उससे टकरा। चीला ने बड़ी फुर्ती के साथ यान को कांगा से टकराने से तो बचा लिया, मगर उस इमारत से टकराने से न बचा सका। मैं इसे रोकने में सफल रही, क्योंकि इसे रोकने का सिर्फ यही तरीका था। इमारत के उस हिस्से में हलचल मच गई थी। खबरदार कोई गड़बड़ मत करना, वरना जान से जाओगे। चीला का सिर तंत्रयान से गिरकर इतनी जोश से फर्श से टकराया कि उसके होश उसका साथ छोड़ गए। चीला, उठो चीला, क्या हुआ तुम्हें? मगर चीला केवल बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि एक तबाही को भी जन्म दे गया। वह तबाही जिसका जन्म मूर्छित हो चुके चीला ने मस्तिष्क से होने जा रहा था, वो अभी अंदर ही होंगे। तंत्रयान से बने उस छिद्र की तरफ बढ़ती कांगा की उड़ान बाधक बन गया वह हेलीकॉप्टर। ओह, ये हेलीकॉप्टर बीच में कहाँ से आ गया? कांगा उस विद्युत पोल पर झूल गई। मगर ये क्या, इसमें पायलट तो है ही नहीं। और बिना पायलट के ये उस इमारत से टकराने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो इस इमारत में मौजूद कई लोग मारे जाएंगे। मुझे ऐसा होने से पहले ही कुछ करना होगा। इमारत को तो मैं उसके स्थान से नहीं हटा सकती। मुझे हेलीकॉप्टर को ही रास्ता बदलना पड़ेगा, जिसके लिए विद्युत लाइन की ठंडी ये अर्थ वायर ही इन तीनों तारों को से मुझे अर्थ के तार को तोड़ना होगा। कांगा ने अर्थ वायर का प्रयोग हेलीकॉप्टर पर फंदे के रूप में किया। तार का फंदा हेलीकॉप्टर के पंखे में फंसते ही पंखा कड़कड़ाकर एक गया, जिसके हेलीकॉप्टर न सिर्फ रुक गया
बल्कि सड़क से मैं आकर टकराया। आखिर ये हेलीकॉप्टर आया कैसे? मगर मुसीबत उस हेलीकॉप्टर के साथ ही ख़त्म नहीं हो गई थी। अरे, इस हैवी मशीन गनर को तो मैं खिलौने के रूप में देख रही थी, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? और वो हेलीकॉप्टर भी कहीं खिलौना ही तो नहीं था। हेलीकॉप्टर के धमाके से इस क्षेत्र के लोग जाग गए हैं। धमाके के कारण जानने के लिए बाहर निकल आए हैं, जबकि हैवी मशीन गन लिए वो गोलियां चलाता हुआ इधर ही आ रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो कई निर्दोष लोग इसकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। गोलियों ने वहां आगे खड़े लोगों को आतंक मचा दिया। ओह, ये कौन है जो गोलियां बरसा रहा है? वो तो पता नहीं, पर उसे रोकने जो पहुंची है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। वो क्रो गर्ल है। इस पर मेरी किसी भी चोट का असर नहीं होगा, क्योंकि ये फाइबर की बॉडी से बना खिलौना है, ना कि हाड़ मांस का शैतान। इसे तो नष्ट करना होगा, वरना ये गोलियां चलाता ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो गोलियां भी खत्म नहीं होंगी। खिलौना होने के कारण गोलियों की फॉर्मेट मैगजीन इसकी गन में फिट है। इसे खत्म करने या रोकने का फिलहाल मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, और वो ये है, मैं इसे खुले मैन होल से गटर के अंदर पहुंचा दूं। अब ये गटर के अंदर गोलियां भी चलाता रहेगा तो उससे कुछ मच्छर ही खत्म होंगे। इधर बाजराज के चेहरे पर विराजमान चिंता विकराल रूप लेती जा रही थी। शीला को जल्दी होश में आया तो हम मानवों के बीच जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि यान में आई खराबी को भी तो यही दूर कर सकता है। तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, मुझे देखने दो इसे क्या हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ। चोट से इसके मस्तिष्क पर क्षति पहुंची है, जिससे ये अपने होश खो बैठा है। अगर तुम मुझे ये इंजेक्शन इसे लगा लेने दो तो हो सकता है ये होश में आ जाए। नहीं, मैं इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तुम चुपचाप बैठो। मैं अपने दिमाग के एक हिस्से से अपने साथी से मानसिक संपर्क कायम करके इसे होश में लाऊंगा। ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मुझ पर अवस्था में अपनी ओर से असावधान समझकर मुझ पर कोई हमला करने की चेष्टा न करो, अन्यथा उसका परिणाम भयानक होगा। इधर कांगा मैन होल पर ढक्कन लगाकर खड़ी हुई। इस सारी गड़बड़ की जिम्मेदारी वह लोग हैं जो उस अजीबोगरीब अदृश्य यान में सवार थे, और जरूर अभी तक वे वहीं हैं, वरना वहां से निकलकर भागने की चेष्टा जरूर करते। कांगा अपने स्थान से उड़ी थी कि साय से उस स्थान पर आकर टकराई भीषण अग्नि की वह फुकार। ओह, यह क्या? आग उगलता फायर ड्रैगन। इस फायर ड्रैगन का निशाना कोई नहीं है, बस यह अपना काम करता रहेगा, यानी अपनी गर्दन की पूरी मूवमेंट आग उगलता रहेगा। मेरी चोटों और इस पर कोई भी असर नहीं होगा। मुझे इसे भी नष्ट ही करना होगा। अगर इसका पंख तो बड़ी मजबूती के साथ इससे जुड़ा हुआ है, या मुझे इसे भी किसी ऐसी जगह पर कैद करना होगा जैसे कि मैंने हैवी मशीन गन के साथ किया। ओह, ये तो उड़ता हुआ उस इमारत की तरफ जा रहा है। इसके मुंह से उगलती आग तबाही मचा देगी। नागरिकों के लिए यह दृश्य मौत का दूसरा रूप था। भागो, ये तो इमारतों से आग लगा देगा। कांगा उसे रोकने में पूरी तैयारी में थी। ऊंची इमारतों में आग बुझाने की पूरी व्यवस्था होती है। मुझे इस इमारत में कोई फायर एक्सीलरेटर अवश्य मिल जाएगा। वाह, ये रहा वो शायद ड्रैगन पर फायर के जबड़े के अंदर भड़कती आग को भी बुझा सके। इसमें भरी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आग बुझाने में नाकामयाब रही। ओह, इसका सीधा सा एक ही मतलब हो सकता है कि मशीनी फायर ड्रैगन इसके अंदर लगे लाइटर जैसे पथरीले के घर्षण से फलस्वरूप ये आग पैदा हो रही है। जब तक इस घर्षण को रोका ना जाएगा या फिर पत्थरों की मशीन के भीतर से हटाया ना जाएगा तो यह ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए मुझे इसके अंदर की मशीन को जाम करना होगा, और मेरी मदद करेगा ये तारकोल।
मगर इसमें भी एक समस्या है। फायर ड्रैगन अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर आग को अपने चारों ओर बारी बारी से फेंक रहा है। मेरी जरा सी चूक मुझे भी जला सकती है। पहले मुझे यह कीट नोट करना होगा कि इसकी गर्दन किसी वक्त किस कोण पर कितनी घूमकर मुंह से आग उगलती है, और ये काम मैं इस तक पहुंचते पहुंचते कर लूंगी। और यही वक्त है तारकोल को इसके मुंह में गिराने का। इस बार फायर ड्रैगन का मुंह बंद हुआ तो फिर दोबारा आग उगलने के लिए न खुल सका। ड्रैगन का उड़ता हुआ जिस्म धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। अब वह सड़क पर पड़ा तड़प तो रहा था, मगर आग नहीं उगल पा रहा था। इस सफलता पर लोग खुश होकर सड़कों पर बाहर निकल आए। क्रोगल ने बचा लिया हमें, मगर उनकी ये प्रसन्नता जमीन के उस कंपन ने फौरन ही गायब कर दी। अरे ये सड़क पर थरथराहट कैसी हो रही है? जवाब भी उन्हें फौरन मिल गया, उस हिप्पो के रूप में। ये तो हमें कुचल डालेगा, भागो, उसके रास्ते से हट जाओ। ओह, एक और मुसीबत जिसे शायद मैं इस बुलडोजर की मदद से एक बार ही रोक पाऊंगी, क्योंकि बुलडोजर को गेंडे की गति के अनुसार तीव्र गति से मोड़ा या चलाया नहीं जा सकता। बुलडोजर से टकराने के बाद गेंडा अपनी परिवर्तित हो गई दिशा में भाग पड़ा है। इसका रुख उधर पार्किंग की तरफ है। इसकी राह में जो भी पड़ेगा ये उसे बुरी तरह से तोड़ फोड़ डालेगा। इसका रास्ता कैसे ब्लॉक करूं, कैसे रोकूं इसे? और मिल गया रास्ता। इसकी कमर पर टंगा हुआ यंत्र रिमोट कंट्रोलर है, यानी ये हिप्पो रिमोट कंट्रोल चलित खिलौना है। अगर किसी तरह से मैं उस रिमोट को पालूं तो शायद मैं इसे रोक पाने में सफल हो जाऊंगी। और उस रिमोट को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे हिप्पो की पीठ तक पहुंचना होगा। मगर हिप्पो को उस टक्कर से लगे झटके से वह उछलकर गिरने से न बच सकी। बुरी तरह घबरा उठा था उसका मस्तिष्क। अब मौत उसके बिल्कुल सामने थी, हिप्पो के रूप में, जो पिल्लर की सी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा आ रहा था। और तब अचानक हिप्पो पर झपट पड़ी मकड़ी की बेशुमार जालें, जिनमें बुरी तरह से उलझता चला गया वह हिप्पो। मगर उसकी गति को तो जाले भी न बांध सके जो छूट निकलने के लिए स्पाइडरमैन की कलाइयों से। ओह, एक और खिलौना जिसका शिकार अनायास ही हिप्पो बन गया। मगर ये उसका प्रयास से नहीं रुक पा रहा, पर उससे उसकी गति को इस हद तक कम कर दिया है कि अब मैं उसकी कमर पर रखे रिमोट पर अपना कब्जा कर सकती हूँ। कांगा की निगाहों से होकर उस रिमोट की कार्य प्रणाली तुरंत ही उसके मस्तिष्क पर प्रतिपित चिप पर पहुंची। दूसरे पल कांगा की उंगली रिमोट के स्टाम्प वाले बटन पर दब चुकी थी। उम्मीद है कि अब ये रुक जाएगा। वाह, ये रुक गया और स्पाइडरमैन भी रोपवे पर उड़ गया। स्पाइडरमैन कॉमिक्स का हीरो है, यहाँ भी उसकी मदद से ही इस हिप्पो को रोक पाई। तेज सोच सुनकर पलट गई कांगा। ना सिर्फ पलट गई बल्कि इस बार उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। ओ नहीं, इन सबसे निपट पाना मेरे अकेले के बस का रोग नहीं होगा। तभी गूंज उठी पुलिस सायरन। इस अजीबोगरीब घटना की 20 सूचनाएं पाकर पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में वहां पहुंच गया। मगर विनाशदूत को बने उन खिलौनों को दुश्मनों के रूप में सामने देखकर उसके भी छक्के छूट गए थे। फायर, गोलियां चलाओ। मिसाइल शूटर तब तक मिसाइल चला चुका था, जिससे पुलिस ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इंस्पेक्टर स्टील की निगाहें कांगा पर अटकी थी। विनाशदूत बनी इस खिलौना फौज को रोकने के लिए मुझे अब इधर का रुख करना ही पड़ेगा, जबकि उधर चीला को होश आ रहा था। तांत्रिक चीला, होश में आओ। कांगा, उधर कहाँ जा रही है? टूटी हुई उस दीवार के पीछे क्या है? इंस्पेक्टर स्पीड कांगा को कांग कहता है।
चीला होश में आकर उठ बैठा। बाजराज, ओह, मुझे क्या हुआ था? एकाएक तुम्हारे नियंत्रण अपने मस्तिष्क पर से हट गया था और अब सुबह होने वाली है। मैं जानता हूँ कि अभी चेतना अवस्था में तुम अपने खिलौने जासूसों से उस व्यक्ति की खोज नहीं करवा पाए होंगे, मगर अब हमें फौरन लौटना होगा। तंत्र की खराबी का शीघ्र दूर करो। चीला तंत्रयान की खराबी दूर करने में जुट गया। बाया, ये सब एक धूर्त मानव पर विश्वास करने का परिणाम है। अगर आप उस पर विश्वास न करके उसे फौरन ही खत्म कर देते तो वो अमर जल लेकर फरार न हो जाता और ना ही हमें यहाँ आना पड़ता। तब यान की खराबी को तो मैंने दूर कर दिया बाजराज, मगर इन मानवों को भी सबक सिखाकर ही यहाँ से जाऊंगा। उन खिलौने जासूसों को दीर्घाकार किरणों से इतना विशाल कर दूंगा कि उससे थर्रा उठेंगे ये मानव। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चीला, ये हमारा हुक्म है। ऐसा तो हो चुका है बाजराज। कौन हो तुम? इन मानवों से भिन्न हो। कांगा के काँव काँव सुनकर बाजराज और चीला दोनों ही चौंक पड़े। तुम मानव नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बोली भी भिन्न है। मैं इसके विचारों को पढ़ सकता हूँ। काँव काँव, ओह, तब तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। कांगा के मस्तिष्क पर पड़ा रहा था चीला बाहर तुम्हारी गायब हो रही जासूस खिलौने विनाशदूत बनकर तबाही मचाने पर तुले हुए हैं। तुम उन्हें फौरन रोकने में कोई आय करो, तब मैं तुम्हें दे सकती हूँ अमर जल की बोतल जिसकी खोज में तुम उस आदमी की तलाश कर रहे हो जो कि मारा जा चुका है। उसकी लाश तुम्हें पुलिस के मुर्दा घर में मिल सकती है। ओह, मैं फौरन उस तबाही को रोक सकता हूँ। ये शायद उस पर्वत दीर्घाकार पा गए होंगे जब मैं तंत्रयान क्षतिग्रस्त होने पर दिमाग अनियंत्रित होता चला गया था। उस वक्त मैं इन्हें दीर्घाकार देने की बात ही सोच रहा था। शायद उस वक्त मेरे अनियंत्रित हो चुके दिमाग ने मेरे तंत्र दंड को ये आदेश दे दिया होगा, लेकिन यह प्रभाव केवल थोड़े से क्षेत्र तक गया होगा। आसपास के क्षेत्र में खिलौने के विनाशदूत बने। मैं अब इनसे दीर्घाकार तंत्र किरणों का प्रभाव समाप्त कर रहा हूँ, जिससे ये विनाशदूत आपको वास्तविक रूप में आकर निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्पीड और मौजूद हर आँख के चमत्कारी खिलौनों की बारिश को देखा। अरे ये क्या? मौत के सभी दूत एकाएक खिलौने में परिवर्तित होकर नीचे गिर रहे हैं। मैंने सभी विनाशदूतों को शांत कर दिया है। अब तुम अपना वायदा पूरा करो। ठीक है, मुझे उस स्थान पर लेकर चलो। कुछ ही देर में तंत्रयान उस स्थान के ऊपर उड़ रहा था। वो स्थान खतरनाक शार्क मछलियों से भरा है। अगर जल की बोतल इसी स्थान पर जल के गर्भ में है तो तंत्रबाज को अमर जल लाने भेजता हूँ। थोड़ी देर में वह तंत्रबाज अमर जल की बोतल ले आया। पृथ्वी पर प्रथम बार कोई कांगा के असली नाम से वाकिफ हो पाया था। हमें तुम्हारे बहुत आभारी हैं कांगा। ये अमरजल अगर किसी गलत हाथों में चला जाता तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाती। अब तुम जब चाहो बाजद्वीप पर आ सकती हो। काँव काँव काँव, अब मेरा काम भी खत्म हुआ। मुझे भी आज्ञा दें। बाजराज, तुम्हारा भी शुक्रिया है चीला, और एक मानव के कारण तुम्हें जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए भी मुझे अफसोस है। अमर जल के साथ तंत्रयान दूर और दूर होता चला गया, जबकि समुद्र के पूर्व में सूर्योदय की लालिमा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।